नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमल शर्मा है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे प्यार से कमलू बुलाते हैं। सुनने में भले ही ये नाम थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस नाम के पीछे मेरे दोस्तों का प्यार छिपा है। हम सब बचपन के साथी हैं, जिन्हें लोग लंगोटिया यार कहते हैं ना, वो वाले दोस्त हैं हम बचपन से ही सब कुछ साथ किया करते थे। खेलना, कूदना, खाना पीना, एकदम जान से प्यारे दोस्त थे। मैं जिस गांव से आता हूं वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। गांव का नाम है धनपुरा। ये गांव हरदोई से करीब 3 घंटे की दूरी पर है और आज भी यहां बिजली की कोई खास व्यवस्था नहीं है। रात के अंधेरे में ढिबरी जलाकर काम चलाया जाता है। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये ढिबरी क्या होती है। असल में ढिबरी का इस्तेमाल पहले बहुत ज्यादा किया जाता था। इसमें एक कांच की बोतल या शीशी में मिट्टी का तेल भरकर और उसके ढक्कन में सूती कपड़े की बत्ती बनाकर जलाते थे, बिल्कुल एक दिए की तरह। लेकिन अब तो खैर टॉर्च और लाइटें आ गई हैं, जिस वजह से अब इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर आपके घर में आपके कोई दादा दादी या नाना नानी होंगे तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। और हमारे गांव के लोग आज भी अंधविश्वास और कहानियों में जीते हैं। अक्सर रात के समय बुजुर्गों से भूत प्रेत की कहानियां सुनने को मिलती थी और कभी कभी तो हमें भी लगने लगता था कि शायद सचमुच इस दुनिया के परे कुछ है। मैं और मेरे दोस्तों ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई हमारे ही गांव के छोटे से स्कूल से की थी। उस समय हमारे गांव में बहुत सीमित साधन थे, लेकिन हमारी दोस्ती और जज्बा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे ही हम 10वीं पास हुए, हमने तय किया कि हमें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। गांव में इतने साधन नहीं थे कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, और हम जानते थे कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें गांव से बाहर निकलना होगा। हम सब ने इस बारे में अपने घर वालों से बात की। हालांकि शुरुआत में हमारे माता पिता ने हमें मना कर दिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि शहर जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो हमें गांव छोड़ने नहीं देना चाहते थे। लेकिन हम भी जिद्दी थे। बार बार कहने और समझाने पर आखिरकार मेरे और मेरे एक दोस्त रमेश के घर वाले मान गए। रमेश का परिवार उसे भी शहर भेजने को तैयार हो गया, लेकिन हमारे एक और दोस्त मोहन के घर वाले नहीं माने। उन्होंने मोहन को गांव में ही रहने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वो यही रह गया और हम दोनों, मैं और रमेश, शहर की ओर निकल पड़े। शहर की जिंदगी शुरू में बहुत मुश्किल थी। वहां का माहौल, लोग और भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारे लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई में लगे रहे। रमेश तो बहुत होशियार था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे लगा कि अब मेरी भी किस्मत चमकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने एक के बाद एक नौकरियों के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद मैं थक हार कर वापस अपने गांव लौट आया। गांव में आकर सब कुछ बहुत बदला बदला सा लगा, लेकिन असल में बदलाव मेरे अंदर हो चुका था। गांव के वही खेत, वही गलियां और वही लोग थे, लेकिन अब मैं खुद को यहां अजनबी महसूस करने लगा था। घर लौटने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मैं अपने जिगरी यार से मिलूंगा, जो बचपन से मेरा सबसे खास दोस्त था। शहर की सारी परेशानियां और असफलताएं भुलाकर मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब मैं उससे मिल सकूं। हालांकि सबसे पहले मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए घर पहुंचा। जैसे ही माँ पापा ने मुझे देखा, वो खुशी से मेरे गले लग गए। माँ की आंखों में आंसू थे। शायद ये खुशी के आंसू थे कि उनका बेटा इतने दिनों बाद घर लौट आया है। घर में सबसे मिलकर मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन दिल में अब भी बेचैनी थी। मैं अब अपने दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब मैंने घर में बताया कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, तो मुझे पता चला कि अब वो गांव के सरपंच और सबसे बड़े जमींदार धनीराम जी की बस चलाने का काम करता है। ये जानकर मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी। आखिरकार मेरे दोस्त ने गांव में रहते हुए ही अपनी एक पहचान बना ली थी। अब मैं उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। जब मुझे मालूम हुआ कि वो बस लेकर लौट आया है, तो मैं खुशी से झूम उठा और बिना किसी देरी के उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। गांव के चौराहे पर उसकी बस खड़ी थी और वो बस से उतर ही रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो खुशी से मेरी तरफ दौड़ आया और मुझे गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हम बचपन में खो गए थे और अब फिर से मिले हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे से हालचाल पूछते रहे। फिर उसने मुझसे रमेश के बारे में पूछा
जो मेरे साथ शहर गया था। मैंने उसे बताया कि अब रमेश की एक अच्छी नौकरी लग गई है और वो शहर में ही रह रहा है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। देख, तूने भी तो अपने लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करेगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और गंभीर होते हुए पूछा, और तेरा क्या हुआ? तू वापस गांव क्यों आ गया? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे मैं शहर में संघर्ष करता रहा लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली और आखिरकार मुझे गांव लौटना पड़ा। मेरी कहानी सुनने के बाद वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तू चिंता क्यों करता है यार? देख, मेरे सेठ जी काफी समय से एक अच्छे बस कंडक्टर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा आदमी मिल नहीं रहा। इसलिए मुझे ही बस चलाने के साथ साथ टिकट काटने का भी काम करना पड़ता है, जिसमें मुझे बहुत परेशानी होती है। उसने आगे कहा, तू एक काम कर, मेरे साथ काम करना शुरू कर दे। मैं आज ही सेठ जी से तेरे बारे में बात करता हूं। तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ राहत मिली। गांव में रहते हुए कुछ काम मिल जाए तो यह भी बुरा नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि अब मैं अपने दोस्त के साथ ही काम करूंगा। मैंने उसकी बात मान ली और फिर वो मुझे सेठ जी से मिलवाने के लिए ले गया। सेठ जी से मिलने का समय आ गया था। मेरे दोस्त ने मुझे सेठ जी के घर लेकर गया, जो गांव का सबसे बड़ा मकान था। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, एक नौकर ने हमें अंदर बुलाया। सेठ जी धनी राम जी गांव के सबसे बड़े जमींदार और बस के मालिक थे। वो एक लंबी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर सख्त भाव था, लेकिन उनके भीतर की समझदारी और सूझबूझ साफ झलक रही थी। मेरे दोस्त ने उन्हें मेरा परिचय दिया। सेठ जी ये मेरे जिगरी दोस्त हैं और इन्होंने भी शहर में काफी पढ़ाई की है। ये मेरे साथ काम करना चाहते हैं। आपने कहा था कि आपको कंडक्टर की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि इन्हें यह काम दे दिया जाए। सेठ जी ने मेरी ओर देखा, जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक ही नजर में पड़ ली हो। फिर कुछ पल सोचकर बोले, अच्छा, अगर तुम्हारा दोस्त कह रहा है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बस चलाना और कंडक्टर का काम आसान नहीं होता। तुम्हें समय पर आना होगा और अपने काम में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई और बोला, जी सेठ जी, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। सेठ जी ने हमें अगले दिन से काम पर आने का आदेश दिया। हम दोनों दोस्त वहां से निकलते ही बहुत खुश थे। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, देख, तेरा काम भी हो गया, अब हम साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों में कुछ भी डरावना नहीं है। ये तो एक आम आदमी के जीवन की आम सी बातें हैं। नौकरी की तलाश, गांव लौटना, दोस्तों से मिलना, काम शुरू करना। लेकिन नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं वो इतना साधारण नहीं है। जो मैंने अनुभव किया वो किसी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं था। इस घटना को जानने और समझने के लिए आपको कहानी को अंत तक सुनना होगा, तभी आपको असली डर और रहस्य का पता चलेगा। तो हुआ यूं कि एक दिन जब मैं और मेरा दोस्त बस लेकर एक दूर गांव की ओर जा रहे थे, सेठ जी ने हमें एक नई रूट पर भेजने का आदेश दिया। यह रास्ता पहले से थोड़ा अलग और खतरनाक था। सुनसान जंगलों और वीरान इलाकों से होकर गुजरता था। पहले पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दिन का वक्त था और हमारी बस में कुछ सवारियां भी थीं। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, माहौल बदलता गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, माहौल में अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। हम जंगल के बीच से गुजर रहे थे और रास्ता भी काफी सुनसान था। अचानक बस के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फट गई हो। बस का बैलेंस बिगड़ने लगा और मेरे दोस्त ने तुरंत स्टीयरिंग संभालते हुए बस को किनारे पर रोक लिया। मेरे दोस्त ने घबरा कर कहा, यार ये क्या हुआ? लग रहा है जैसे टायर फट गया है। मैंने भी कुछ नहीं समझा और कहा, पता नहीं भाई, चलो बाहर चलकर देखते हैं। हम दोनों तुरंत बस से नीचे उतरे और पीछे की ओर जाकर देखा तो सच में बस का पिछला टायर पूरी तरह फट चुका था। हमारे पास कोई दूसरा टायर नहीं था जिससे हम इसे बदल सकें। अंधेरा भी बहुत घना हो चुका था और आसपास कोई मदद का साधन भी नहीं था। अब हम दोनों असमंजस में थे कि आखिर करें तो क्या करें। मेरे दोस्त ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अब क्या करेंगे? इतनी रात को इस जंगल में फंसे हुए हैं और टायर भी नहीं है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, एक काम करते हैं, सेठ जी को फोन करके देखते हैं, वो कुछ मदद कर सकते हैं। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही फोन पर सेठ जी का नंबर डायल किया, मुझे एहसास हुआ कि नेटवर्क गायब है। मैंने फोन को इधर उधर घुमाया, ऊंचाई पर करने की कोशिश की,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास बिल्कुल सिग्नल नहीं था। मेरे दोस्त ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब क्या करेंगे? यहां ना तो फोन काम कर रहा है और ना ही कोई मदद मिलने की उम्मीद है। यह जंगल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चल यार, टायर फटा है तो ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते, थोड़ा रुकते हैं, शायद कोई रास्ते से गुजरता हुआ मिल जाए या फिर कोई दूसरी बस भी आ सकती है। फिर हम दोनों ने एक बार बस के अंदर झांक कर देखा। बस में बैठे लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर हमें चिंता होने लगी। तभी मेरी नजर मेरे फोन की स्क्रीन पर पड़ी। मैंने देखा कि अब मेरे फोन में कुछ कुछ सिग्नल आ रहे थे। मैंने तुरंत ये बात अपने दोस्त को बताई। उसने कहा, जल्दी से सेठ जी को फोन कर। मैंने जल्दी से सेठ जी का नंबर डायल किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। सेठ जी ने हमारी बात सुनने के बाद तुरंत पूछा, तुम लोग अभी किस जगह पर हो? मैंने उन्हें सही जगह बता दी। उन्होंने कहा, ठीक है, रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, और फिर फोन रख दिया। कुछ देर बाद सेठ जी का दोबारा फोन आया। उन्होंने बताया, मैं अपने एक दोस्त की बस भिजवा रहा हूं, तुम लोग सारी सवारियों को उस बस में बैठा देना, वो बस उन्हें उनकी जगह पर छोड़ देगी। साथ ही मैंने कुछ लोग भी भेजे हैं जो टायर बदल देंगे। सेठ जी की बात सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो अब थोड़ा सुकून है, जल्द ही हमारी मदद आ जाएगी। हमने यह खबर यात्रियों को भी दी ताकि उनकी बेचैनी थोड़ी कम हो सके। लेकिन समय बीतने लगा और अंधेरा और घना हो गया। जंगल के सन्नाटे में केवल जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें बस उस दूसरी बस का इंतजार करना था जो सेठ जी ने भेजी थी, लेकिन वो बस भी कुछ देर से आ रही थी। हम ये सोच ही रहे थे कि आखिर दूसरी बस कब आएगी, तभी दूर से एक बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हमने ध्यान से देखा तो एक बस हमारी तरफ आ रही थी। बस की लाइटें अंधेरे को चीरते हुए हमारी ओर बढ़ रही थीं। थोड़ी देर में वो बस हमारी बस के पास आकर रुक गई। बस का ड्राइवर बाहर आया और बोला, अरे भाई, क्या इसी बस की सवारियों को लेकर जाना है? मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, इसी बस की सवारियों को लेकर जाना है। ड्राइवर ने बस की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो चलो जल्दी से सबको मेरी बस में बैठा दो, रात काफी हो गई है। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर सभी सवारियों को उस बस में चढ़ने के लिए कहा। सब सवारियां काफी थकी हुई थीं, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे बस अपना अपना सामान उठाकर चुपचाप दूसरी बस में बैठ गई। बस का ड्राइवर भी जल्दी में था। उसने जल्दी जल्दी सबको सीट पर बिठाया और फिर हाथ हिलाते हुए बस लेकर चला गया। सवारियों के जाने के बाद हम थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। अब जंगल का सन्नाटा और गहरा गया था और बस के दूर जाते ही चारों ओर बस अजीब सी खामोशी का माहौल हो गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हम दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर खामोश खड़े थे। तभी अचानक बस का टायर बदलने वाले लोग भी आ गए। उन्होंने बिना देर किए अपना काम शुरू कर दिया। टायर बदलने का काम तेजी से चल रहा था और हम दोनों चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखते रहे। उस अंधेरे और वीरान रास्ते पर बस की मरम्मत का काम करते हुए उन लोगों को देखकर अब हमें अंदाजा हो गया था कि अब हमें गांव पहुंचते पहुंचते रात के करीब 3 तो बज ही जाएंगे। मेरे दोस्त ने थकान भरी आवाज में कहा, यार, अब तो घर पहुंचते ही सोना है, ये टायर जल्दी से बदल जाए तो अच्छा होगा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, वैसे भी आज बहुत थक गए हैं, चलो बस ये काम खत्म हो जाए फिर निकलते हैं। इतना कहकर हम बस चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगे। जंगल की ठंडी हवा और चारों ओर पसरा सन्नाटा हमारे अंदर एक अजीब सा डर भर रहा था। करीब 20 मिनट बाद आखिरकार टायर बदलने का काम पूरा हो गया। वो लोग अपने औजार समेटने लगे और जल्दी से हमें बताकर वहां से चले गए। जैसे ही वो लोग वहां से गए, हम दोनों ने राहत की सांस ली। मेरे दोस्त ने कहा, चल भाई, अब जल्दी से घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मैंने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ चलो। हम दोनों बस में चढ़े और बस स्टार्ट की। अंधेरी रात में बस की हेडलाइट्स जंगल के रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही बस कुछ किलोमीटर चली, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे दोस्त ने भी तुरंत कहा, यार, ये क्या बात है? इतनी रात में भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे नहीं यार, तू बेवजह डर रहा है। देर रात है और हम अकेले हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। हमने फिर से बस चलानी शुरू की और कुछ देर आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमारी हेडलाइट की रोशनी में 2 लोग सड़क के बीचों बीच खड़े नजर आए। जैसे ही हमारी बस उनके पास पहुंची, हमने देखा कि वो दोनों तो बुजुर्ग दंपत्ति थे। लेकिन अजीब बात यह थी
कि दोनों हमारी बस की तरफ पीठ करके खड़े थे, बिल्कुल बिना हिले डुले। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार ये लोग इतनी रात को यहाँ बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। मेरे दोस्त ने धीरे से बस रोकते हुए कहा, लगता है इन्हें किसी चीज की मदद चाहिए। चल कर पूछते हैं। हम दोनों के अंदर थोड़ा डर तो था, पर फिर भी हम बस से नीचे उतरे और धीरे धीरे उन बुजुर्गों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उनके करीब पहुंचे, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, बाबा, अम्मा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? आपको कोई मदद चाहिए क्या? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। अब हमारी धड़कनें तेज होने लगी थी। मेरे दोस्त ने फिर से थोड़ी जोर से आवाज लगाई, बाबा, आप ठीक तो हो? तभी वो बुजुर्ग दंपत्ति धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़े और जो हमने देखा उससे हमारी सांसें रुक गई। उनके चेहरों पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। उनके चेहरे ऐसे थे मानो वो इंसान ही नहीं बल्कि कोई दूसरी ही दुनिया की मखलूक हों। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे जले हुए हों और उनके हाथों के नाखून बड़े और नुकीले थे, जिसे देखकर हमारे होश ही उड़ गए। मेरे दोस्त ने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैं उस जगह खड़ा रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही अटक गई। फिर अचानक उन बुजुर्गों ने हम पर अपनी नजरें गड़ाई। वो अपने हाथों को धीरे धीरे उठाने लगे, जैसे वो हमें अपने पास बुला रहे हों। मेरे दोस्त ने जल्दी से कहा, चल, यहां से भाग चल। लेकिन मेरी टांगें जैसे जमी हुई थीं। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो दोनों आपस में बातें करने लगे। उस बूढ़े आदमी ने उस औरत से कहा, लो, आज तो तुम्हारे लिए मांस का इंतजाम हो गया। उनकी ये बातें सुनकर हम दोनों दंग रह गए। हमारी आंखों में डर और आश्चर्य था। ये क्या कह रहे हैं? मैंने अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा। वो भी आतंकित था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए, ये लोग खतरनाक हैं। फिर अचानक वो दोनों हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में कुछ चमकदार चीज थी जो शायद किसी तरह के हथियार जैसा लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बस का इंजन चालू किया और गाड़ी को पीछे की ओर घुमाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने गाड़ी पीछे की ओर घुमाई, मैंने देखा कि वो बुजुर्ग दंपत्ति अब तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी जो हमें बता रही थी कि वो हमें पकड़ने के लिए बेताब हैं। जल्दी कर, मैंने अपने दोस्त से चिल्लाते हुए कहा। अगर हम अभी नहीं भागा तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे। मेरे दोस्त ने भी मेरे साथ मिलकर बस की गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी और अंधेरा अब चारों ओर फैला हुआ था। बस का हॉर्न बजाते हुए मैंने बस को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन वो दोनों अब भी हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। हमने सोचा कि शायद ये बस हमें बचा लेगी, लेकिन जैसे ही हमने अपनी आंखें पीछे की ओर की, वो दोनों अचानक ही रुक गए। उनका चेहरा अब और भी भयावह लग रहा था। मैंने देखा कि वो दोनों हमारे बस की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों। बचने का कोई और रास्ता नहीं है, मैंने अपने दोस्त से कहा। हमें बस तेज चलानी होगी। हमने बस को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक एक झटका लगा। मैंने देखा कि हमारी बस का एक टायर गड्ढे में फंस गया था। अब हम वहां बिल्कुल फंस चुके थे और वो दंपत्ति हमारे पास आ रहे थे। वो दोनों बस के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। तभी उन दोनों ने बस की खिड़की के कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। कांच के छटकने की आवाज सुनकर हमारी धड़कनें और तेज हो गईं। ये लोग अंदर आ रहे हैं, मैंने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने कांच को तोड़ा, हम दोनों को समझ आ गया कि अब हमें तुरंत कुछ करना होगा। ये तो अंदर आने वाले हैं, जल्दी से बाहर निकल, मैंने अपने दोस्त से कहा। हम दोनों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों हमसे बहुत तेज थे। जब हम बाहर निकले तो वो दंपत्ति भी हमारे पीछे आ गए और हमें घेर लिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए हम कुछ खास लाए हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाकता थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की ओर जाने वाली सड़क सुनसान थी और हर तरफ घना अंधेरा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर भागने का फैसला किया। हमने दाएं और बाएं दोनों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। इधर, मैंने अचानक एक दिशा में इशारा किया जहां कुछ झाड़ियां थीं। हम दोनों तेजी से वहां भागे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि वहां कोई रास्ता नहीं था। बस एक काली रात और डरावनी आवाजें थीं। फिर अचानक वो दंपत्ति हमारी ओर बढ़ने लगे
उनकी खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। तुम नहीं भाग सकते, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो चिल्लाए। मैंने अपने दोस्त से कहा, चल और तेज भागो, कहीं भी चलो, बस यहां मत रुको। हम और तेज दौड़ने लगे, लेकिन वो दोनों अब हमारे करीब थे। हमें उनके हाथों में वो चमकदार चीज दिख रही थी जो शायद कोई धारदार चीज थी। हमारे दिलों में खौफ बढ़ रहा था। हम सोच रहे थे कि कहीं ये दोनों हमें पकड़ ना लें। तभी अचानक मैंने देखा कि पास के एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी थी। वहां, मैंने अपने दोस्त को इशारा किया, वहां कुछ है, चल जल्दी। हमने पूरी ताकत लगाकर उस ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें पता चला कि वो एक पुराना मंदिर था जो उस सुनसान जंगल में था। हम जल्दी से मंदिर के अंदर चले गए। ये एक हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर के अंदर जाते ही हमें उन दोनों की अब कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हमने थोड़ी राहत की सांस ली। हम दोनों अब बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसलिए हम हनुमान जी की मूर्ति के पास ही बैठ गए। और कब हमें नींद आ गई, हमें पता ही नहीं चला। जब हमारी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और हमारे पास कुछ लोग खड़े थे जो मंदिर में पूजा करने आए थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो, क्या बात है? हमने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे हम उस दंपत्ति का सामना करने के बाद इस मंदिर में पहुंचे। बुजुर्ग ने हमारी बातें सुनकर गंभीरता से कहा, हाँ, यहां पर एक बुजुर्ग दंपति की आत्माएं भटकती हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन यहां पर हनुमान जी का मंदिर होने की वजह से वो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मंदिर में आ गए। उनकी ये बात सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, अब तुम अपने घर जा सकते हो। उनकी बात सुनकर हमें लगा कि अब हमें चलना चाहिए। हम मंदिर से बाहर निकले और वहां देखा कि हमारी बस का टायर अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ था। कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। हमने मिलकर टायर को गड्ढे से बाहर निकाला। उन लोगों का धन्यवाद करते हुए हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। हम धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव पहुंचकर हम सेठ जी से मिले और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने हमारी कहानी को सुनकर कहा, तुम दोनों की हिम्मत और समझदारी ने तुम्हें बचा लिया। भगवान का आभार मानो कि तुम सुरक्षित हो। हम दोनों ने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि यह अनुभव न केवल डरावना था, बल्कि हमें एक नई सीख भी दे गया था। जीवन में कभी कभी खतरे हमें मजबूत और समझदार बना देते हैं। अब हम दोनों ने तय किया कि हम दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। वो अनुभव हमारे लिए एक चेतावनी बन गया था। हमने सोचा कि इस घटना ने हमें ना केवल डराया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कुछ चीजें हमें अनजाने में नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सेठ जी ने हमारी कहानी सुनकर हमें समझाया, हर रास्ते पर जाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सुरक्षित रहना ही बेहतर होता है। हम दोनों ने सिर हिलाते हुए उनकी बातों पर ध्यान दिया। इसके बाद हमने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने एक नए रास्ते पर काम करना शुरू किया जो ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित था। हमने सभी यात्रियों को यह बताना भी शुरू कर दिया कि वे उस पुरानी और खतरनाक रूट से यात्रा ना करें। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम उस डरावने अनुभव को पीछे छोड़ते गए, लेकिन वो रात हमें हमेशा याद रही। हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसते और उस घटना को याद करते, लेकिन हमेशा यह तय करते कि हम कभी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमारी यह तय कि हम अपने अनुभव से सीखे हैं और कभी कभी किसी रास्ते पर चलना न केवल हमारी यात्रा को प्रभावित कर सकता है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी। हमने अपने काम में एक नई जिम्मेदारी महसूस की कि न केवल हम अपनी सुरक्षा करें, बल्कि दूसरों की भी। हमारा यह अनुभव हमें जीवन में हमेशा सतर्क रहने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता रहा। उस डरावनी रात की यादें हमारे साथ थीं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे अपने नए रास्ते पर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।